नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 600 एडवोकेट्स के द्वारा देश के सीजेआई चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ जी को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कुछ चिंता व्यक्त की गई थी, जिसमें देश के वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे, पिंकी आनंद समेत कुछ वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं। और उस लेटर की कॉपी मेरे पास है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर हम आगे इस पे चर्चा कर सकेंगे। इसमें लिखा गया है कि एक खास समूह अपने निहित स्वार्थों के लिए न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहा है। वो अपने राजनीतिक एजेंडे साधने के लिए तुच्छ तर्कों के आधार पर न्यायपालिका पर प्रेशर बना रहा है और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वकीलों ने पत्र में यह चिंता जताई है कि तथाकथित यह समूह अदालतों के पुराने तथाकथित सुनहरे दौर के लिए गलत नैरेटिव गढ़ता है। राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर कोर्ट के फैसलों पर यह समूह बयान देता है। यह कुछ वकील इनमें से दिन में नेताओं का बचाव करते हैं और रात में मीडिया के माध्यम से जजों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसमें यह बताया गया है, इस पत्र में लंबा चौड़ा पत्र है, इसमें यहां तक भी लिखा गया है कि ये लोग देश की अदालतों की तुलना उन देशों से करने के स्तर तक चले गए हैं जहां कानून का कोई शासन नहीं है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाना और कानून के निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए खतरा पैदा करना है। ये लेटर के बाद जो है ना, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि डराना और धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है, ये भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार की कार्यशैली नहीं है। तो अब हम बात करें कुछ चीजों पर और हम समझें कि ये लेटर क्या किसी से इन्फ्लुएंस होकर लिखा है या किसी के दबाव में लिखा है, या देश की शीर्ष अदालत जो है, सर्वोच्च अदालत, वो सच में अंडर प्रेशर काम कर सकती है। क्या वो अंडर प्रेशर काम करती है? अभी हाल ही में आया इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला तो ये नहीं दर्शाता कि अदालत किसी के प्रेशर में है। कुछ दिनों पहले एक फंक्शन में जस्टिस सीजीआई जो है हमारे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ये कहा था कि मेरी प्रैक्टिस लगभग एज ए जज जो है, मैं 23 साल से काम कर रहा हूं, जिसमें मैं हाई कोर्ट में भी था, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी था और अब सीजीआई भी हूं। और 23 साल में उन्होंने खुद भी फंक्शन में कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि 23 साल में मुझे पर्टिकुलरली किसी फैसले को किसी दिशा में या किसी मतलब तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा गया हो या ऐसा प्रयास किया गया हो। ये जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान है, एक उन्होंने फंक्शन में इसे दिया था। अब As Chief Justice, how independent do you think India's judiciary really is? Do you, as Chief Justice, feel you are under pressure when you're giving judgments? I must tell you this. When you talk of pressure, there are various kinds of pressure. Let me make it very, very clear. I've been a judge now. By the end of this month, I'll be a judge for 23 years. I'm the longest serving judge in the Indian judiciary. Justice Bobde, Justice Khanvilkar and I, we were appointed on the same day. Your father was the longest serving Chief Justice. Chief Justice. In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. अगर ये सच में किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस करने के माध्यम से किया गया है, तो अगर हम ये चीज देखें कि ये किस पार्टी की कार्य संस्कृति थी। 1970 से 80 का जो दशक है वो जुडिशरी के लिए काला अध्याय माना जाता है। काला अध्याय वो क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है कि 1973 में जस्टिस अजीत नाथ राय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, जबकि 3 वरिष्ठ जज उनको दरकिनार कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था आजाद भारत के इतिहास में। जुडिशरी में 3 जजेस को दरकिनार करके, जो वरिष्ठता की सूची में थे, जस्टिस अजीत नाथ राय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। इसके बाद उन 3 जजेस ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसको अपना अपमान माना था। उन्होंने इसको स्वतंत्र जुडिशरी पर एक तरीके से आक्रमण, हमला माना था। इसके बाद ऐसा फिर हुआ 1977 में। जस्टिस खन्ना को दरकिनार करके जस्टिस एमएच बेग को जो है ना मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने भी इसको जुडिशरी पर हमला और अपना स्वयं का व्यक्तिगत अपमान मानते हुए इस्तीफा दे दिया गया था। ये कांग्रेस का कल्चर था, इतिहास था।
उन्होंने आपातकाल लगाया, नागरिक अधिकारों का हनन कर लिया, देश के जो अखबार हैं और देश का जो मीडिया है और उस समय रेडियो थे उन पे ताला लगा दिया गया। जस्टिस खन्ना उस बेंच का हिस्सा थे, उस 5 जजेस की जो बेंच थी उसमें 4-1 से फैसला दिया गया था, जिसमें जो नागरिक स्वाधीनता के अधिकार थे उनका हनन किया गया था। जस्टिस खन्ना उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें 4-1 यानी एक जज जो थे वो अकेले जस्टिस खन्ना थे, जिन्होंने इसको सही नहीं माना था, नागरिक अधिकार छीनने को बिल्कुल भी सही नहीं माना था। उसके बाद आप देखें कि न केवल आपातकाल कांग्रेस ने थोपा था, बल्कि उन्होंने ये परंपरा शुरू कर दी थी इस देश में कि जो जजेस थे उनकी जो वरिष्ठता थी उनको दरकिनार करके जजेस लगाए जाते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी जी ने उस समय नहीं माना था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जब उनका चुनाव जो है वो मतलब गलत घोषित किया गया था, उसके बाद जो है उन्होंने आपातकाल लगाया था। इसके बाद अगर आप देखें कि सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया। मीडिया के सामने एक लोकतांत्रिक देश की सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। इसके बाद आप देखें कि 90 से ज्यादा बार आर्टिकल 356 का प्रयोग करके कितनी ही चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने गिरा दिया गया। कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ इसलिए गिरा दिया क्योंकि कांग्रेस जो है ना वो सर्वोच्च जो है ना अपने आप को सर्वशक्तिमान मानती थी, और आज भी उसका जो है ना कल्चर यही है। वो उनको लगता है कि वो 52 सांसदों वाली पार्टी किसी तरीके से इस तरीके से जो है ना देश की जनता को भ्रमित कर सकती है, और जो है ना मुद्दे को जो व्यापक जो है विकास के मुद्दे चल रहे हैं उनसे ध्यान भटका सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब हमें सोचना होगा, हम इस चीज पे सोचें कि क्या सच में जो है कोई ऐसा खास समूह काम कर रहा है जो बेंच फिक्सिंग कर रहा है, कोई ऐसा खास समूह है जो केवल ये चाहता है कि हमारे जो है ना पर्टिकुलर इशू जो हैं वो एक जो तय उनके जो बेंच है वहां पे लगे, कहीं और वो मुद्दे ना जाएं। हालांकि मुझे एक घटना अभी कुछ दिन पहले की जरूर याद आती है। असल में एक घटना और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है जिसमें जिसमें जो है ना कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये कहा था कि मुझे इस न्यायपालिका पर अभी कुछ विश्वास मेरा घटता जा रहा है। तो ये या तो इसमें दर्शाएं कि वो कौन सा खास समूह है या नाम के साथ बताते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। मुझे ये भी किस्सा याद आता है कि जिस तरीके से सुपर पीएम के रूप में सोनिया गांधी जी ने 10 साल तक शासन चलाया, ऐसे ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव में न्यायपालिका को सुपर कार्यपालिका के रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, जबकि न्यायपालिका अपना काम करती है देश के लोकतांत्रिक ढांचे में, और कार्यपालिका अपना काम करती है। कार्यपालिका का काम है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम है उन कानूनों को न्याय की कसौटी पर कसते हुए इंप्लीमेंट करना। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जब 2004 में इलेक्शंस के बाद सोनिया गांधी ने तथाकथित त्याग करते हुए मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना था, तो मनमोहन सिंह जी जो है वो गए थे प्रणब मुखर्जी के पास, और उन्होंने ये बात कही प्रणब मुखर्जी जी को, जो कि मतलब रिकॉर्डेड है आधिकारिक रूप से, मतलब ये बात डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने ये कहा था कि योग्य तो आप हैं ज्यादा, लेकिन मैडम ने मुझे चुना है। आप योग्य ज्यादा हैं प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए, लेकिन मैडम ने मुझे चुना है। मैडम प्रधानमंत्री बनाती थी, मैडम सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरह सरकार चलाती थी। उनसे पहले वाली जो मैडम थी उन्होंने आपातकाल लगाया, वरिष्ठता को दरकिनार करके जजेस लगाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना, आर्टिकल 356 का 90 से ज्यादा बार प्रयोग करके चुनी हुई सरकारों को हटा दिया, राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पे अध्यादेश फाड़ दिया। तो ये चीजें जो है ना ये असल में हमला थी देश की जो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पर, देश के संवैधानिक ढांचे पर, देश के लोकतंत्र पर, ये चीजें हमला थी। तो जरूर इस बात पे विचार कीजिएगा दोस्तों, और अपने जो है ना सलाह भी अगर आप मुझसे संपर्क कर सके तो मेरी ईमेल आईडी है, जरूर संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।